Everyone, welcome to my channel Management की पाठशाला। So today we are going to discuss needs and techniques for ranking method। आप सभी का स्वागत है मैनेजमेंट की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीड्स एंड टेक्निक्स फॉर रैंकिंग मेथड। कंटेंट्स नीड्स एंड टेक्निक्स फॉर रैंकिंग मेथड को हम यहाँ पर देखेंगे। सेकंड, पेबैक मेथड को हम यहाँ पर देखेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Now, need and techniques for ranking method. Project ranking is used in project portfolio management. जैसे कि हम PPM भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट रैंकिंग की जो यूज़ है वो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए की जाती है फॉर सेलेक्शन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल वर्दी एंड इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट। इसका जो हम सिलेक्शन करते हैं, इसे जो हम सेलेक्ट करते हैं वैल्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए करते हैं जो वर्दी प्रोजेक्ट है और जिसका कि असर पड़े किसी प्रोजेक्ट पर और ऑर्गेनाइजेशन को उसका असर पड़े, हम इस तरीके के प्रोजेक्ट को प्रेफर करते हैं या उसकी रैंकिंग इसके अकॉर्डिंग करती है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद हो। विच एट ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी फोकस, जिस पे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन फोकस करे और जो कि हमें उससे फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिले। ऑन द फॉरमोस्ट प्रोजेक्ट्स टू बी कंप्लीटेड थ्रू कंसंट्रेटिंग बिजनेस रिसोर्सेज एट देम, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम ताकि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम अपनी बिजनेस रिसोर्स जो है, चाहे हमारी ह्यूमन रिसोर्स हो, हमारी फाइनेंशियल रिसोर्स हो, हमारी रॉ मटेरियल्स हो या अदर रिसोर्स हो, तो उसका यूज़ हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए करें। प्रोजेक्ट रैंकिंग मेथड इज़ यूज्ड व्हेन अ कंपनी हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ कॉन्करेंट प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट रैंकिंग की जो यूज़ हम तब करते हैं या इसकी पोर्टफोलियो हम तब करते हैं जब हमारे पास कई सारे और भी प्रोजेक्ट्स हमारे पास रखे हैं विच कम्पीट बिटवीन ईच अदर फॉर ए अवेलेबल बिजनेस रिसोर्सेज, और हम एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। कम्पीट करने का इन द सेंस हम प्रायोरिटी देते हैं कि कौन सी प्रोजेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे फ्रूटफुल है और कौन सी प्रोजेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और डे बाय डे ग्रोथ करने में हेल्प करे। और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसी रिसोर्सेज का यूज़ करके हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। हैंस ए कंपनी नीड्स ए वाइज डायरेक्शन ऑन अलॉटिंग दीज रिसोर्सेज, और इसीलिए कंपनी को एक वाइज डायरेक्शन चाहिए, एक वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए, एक वाइज इम्प्लीमेंटेशन चाहिए ताकि उस प्रोजेक्ट को हम अलॉट कर सके और हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्स को हम टाइम पर उस रिसोर्स को यूज़ करें और उस प्रोजेक्ट में हेल्प करें जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ताकि टू प्रिवेंट देयर वेस्ट एट सम लोगन प्रोजेक्ट्स और टास्क, ताकि हम वेस्ट जो है, चाहे कि रॉ मटेरियल का वेस्ट हो या हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी वेस्ट हो या हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स है इसकी वेस्ट हो, इसे हम बचा सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। द रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज अ पोर्टफोलियो इज यूजुअली परफॉर्म बाय डिटरमाइनिंग एंड कंपेयरिंग देयर ROI। तो यहाँ पर हम जो रैंकिंग करते हैं प्रोजेक्ट को वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह की है और साथ ही साथ हम कंपेयर भी करते हैं ROI होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हम जो इन्वेस्ट आज कर रहे हैं अमाउंट्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उससे हमें क्या बेनिफिट आ रहा है, यानी हमें रिटर्न कितना आ रहा है, किस बेसिस पे रिटर्न आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी जो प्रोजेक्ट है उसे हम प्रायोरिटी देते हैं। देयर आर द फॉलोइंग टेक्निक्स टू रैंक द प्रोजेक्ट। यहाँ कई तरह की टेक्निक्स हैं जिसे कि हम रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। बेनिफिट मेजरमेंट इज इन द मोस्ट केसेस वन ऑफ द 3 फॉलोइंग्स इज चूजन। तो 3 तरह के हमारे मेथड है जिसको कि हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। पहला, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है हम, और या कि फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉस्ट रेवेन्यू कंपैरिजन, यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है और हमें रेवेन्यू कितनी आ रही है, उसके बीच हम कंपेयर करते हैं, उसके बीच हम डिफरेंसेस देखते हैं कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, यानी हम जो कॉस्ट आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हम जो अमाउंट आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है या आगे चलकर हमें रिटर्न कितना मिलने वाला है। तो इन चीज़ों पर हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। वेट स्कोरिंग मॉडल्स, और हम लोग अपनी स्कोरिंग मॉडल है उसे भी वेट देते हैं, यानी स्कोरिंग मॉडल्स का यहाँ पर हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं, टॉप प्रायोरिटी के सेगमेंट में कौन सी हमारी प्रोजेक्ट आती है जिससे कि हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा हो। थर्ड, कैश फ्लो एनालिसिस। अब हम यहाँ पर कैश फ्लो की एनालिसिस यानी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों की हम एनालिसिस करते हैं, यानी दोनों को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर पेबैक टाइम, वो किस टाइम में हमें पे करेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसकी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो किस अकॉर्डिंग हमारी बढ़ रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी अभी जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो क्या है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं। कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन,
ए कॉम्प्लेक्स मेथड यूज फॉर रैंकिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स, और जो हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स है कंस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, उसमें क्या सारे कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, यानी क्या रुकावट आ रही है, क्या बाधाएं आ रही है। तो हम लोग जब हमारी प्रोजेक्ट बड़ी होती है और जो लंबे टाइम के लिए प्रोजेक्ट होती है तो ये हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि लेंदी मेथड को यूज़ करते हैं ताकि हमें आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ उस लेंदी प्रोजेक्ट से भी फ़ायदा हो, ना कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से नुकसान हो, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा होने के बजाय, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करने के बजाय हमारी ऑर्गेनाइजेशन और डिटोरिएट कर जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेबैक मेथड के बारे में। तो देखते हैं, इन कैपिटल बस्टिंग द पेबैक पीरियड रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट टू रिपे। तो यहाँ पर हम जो कैपिटल बस्टिंग के बारे में देखते हैं, तो हम यहाँ पेबैक मेथड को देखते हैं कि पेबैक मेथड हमारा जो रिक्वायर्ड है, यानी कितने टाइम में हमारी जो अमाउंट है हमें वापस मिलने वाली है, या हमारे पास जो वो रिटर्न है वो हमारे पास कितने दिनों में वापस आएगी, कितने दिन में, कितने वीक में, कितने मंथ में और कितने ईयर में। तो हम ये तमाम चीज़ों को हमारी एक साइकिल ड्रॉ करते हैं इसमें, जो कि हमारी वीकली साइकिल होगी, हमारी फोर्टनाइट साइकिल होगी, हमारी क्वार्टरली साइकिल होगी, हमारी हाफ ईयरली साइकिल होगी और फिर हमारी ईयरली साइकिल होगी। इसके थ्रू हम ये चेक करेंगे, या टाइम टू टाइम हम ये देखेंगे कि हमारी जो रिटर्न की जो, यानी रिपे की जो हमारी, या पेबैक मेथड जो है हमारा, वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, या हमारा जो ओरिजिनली जो हमने इन्वेस्ट किया है, या हमने जो भी अमाउंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट किया है, या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया, तो कितने दिनों में वो हमारा प्रोजेक्ट हमें वापस आता है, या पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो पैसा हमारे कब हमें वापस मिलता है। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड प्रॉपर्टी। कैपिटल जो हम प्लांट या प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करते थे, पे बैक पीरियड इज अ सिंपल वे टू इवेल्युएट द नंबर ऑफ ईयर्स और मंथ्स इट टेक्स टू रिटर्न द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पे बैक मेथड जो है ये काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर हम लोग इवेल्युएट करते हैं कितने नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने ईयर्स में हमें वापस मिलने वाला है हमारा, या कितने मंथ्स लेगा वो, कि हमें वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी स्टार्टिंग में जो हमने इन्वेस्ट किया वो हमारा रिटर्न आए। एज अ टूल ऑफ एनालिसिस, ये एक एनालिसिस का टूल है, ये से एनालाइज करने का या स्टडी करने का, कैलकुलेट करने का एक टूल है। द पेबैक मेथड इज़ ऑफन यूज्ड बिकॉज इट इज़ ईजी टू अप्लाई। और ये पेबैक मेथड ये काफ़ी ईजी है अप्लाई करने के लिए, यानी एप्लीकेशन के लिए काफ़ी ईजी है, एंड अंडरस्टैंड फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स, और कई बहुत सारे इंडिविजुअल्स के लिए आसान होता है इसे समझना, रिगार्डलेस ऑफ एक्टिविटी ट्रेनिंग, एकेडमिक ट्रेनिंग, यानी एकेडमिक ट्रेनिंग है या फील्ड ऑफ एंडेवर है, इसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमें, या इसके थ्रू हम नॉलेज से देते हैं कि वो कितने दिनों में हमारे पास वापस आएगा, और उसी ड्यूरेशन में हम लोग प्रेडिक्शन भी करते हैं कि कितना टाइम हमारा लगेगा। व्हेन यूज्ड केयरफुली टू कंपेयर सिमिलर इन्वेस्टमेंट, और हम लोग यहाँ पर काफ़ी सावधानीपूर्वक कंपेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ डिफरेंस करते हैं। अगर हमने सिमिलर इन्वेस्ट किया है, यानी एक ही तरह का इन्वेस्टमेंट हमने दो तरह के प्रोजेक्ट में किया है, इट कैन बी क्वाइट यूजफुल, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा एज ए स्टैंड अलोन टूल। और ये स्टैंड अलोन है, ये अकेला काफ़ी है ये टूल टू कंपेयर एन इन्वेस्टमेंट, ताकि इससे हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट में कंपेयर कर सकते हैं। द पेबैक मेथड हैज़ नो एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया, और पेबैक मेथड जो है इसमें कोई भी तरह का क्राइटेरिया नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, एक्सेप्ट परहैप्स दैट द पेबैक पीरियड शुड बी लेस दैन इन्फिनिटी, ताकि वो इन्फिनिटी का नहीं हो। यानी पेबैक पीरियड ऐसा नहीं हो कि हम लोग इन्वेस्ट किया और हमने छोड़ दिया, कि कभी भी आए वो रिटर्न, हमारे पास रिटर्न आना चाहिए, नहीं, वो स्ट्रैटेजी हमारी कभी भी एक्सेप्टेबल वो नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा सबसे गलत डिसीजन होता है इन्फिनिटी के लिए। क्योंकि हमेशा हम अपनी फोकस करते हैं, हमेशा हम अपने टाइम देते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमने आज जो इन्वेस्ट किया कल हमारे पास वो मैक्सिमम रिटर्न के लिए रिटर्न आ सके। जस्ट लाइक वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ शेयर मार्केट। हम लोग यहाँ पर इसका सबसे सटीक एग्जांपल लेते हैं शेयर मार्केट, क्योंकि हम जितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, हम डेली ऑब्जर्व करते हैं उसको, डेली उसके ग्राफ को, डेली उसके प्लेटफॉर्म को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं कि अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है, अभी हमारी जो शेयर है उसकी करंट वैल्यू क्या है। और ये हम लोग, क्योंकि इसका डिसीजन जो है, क्योंकि विद इन ए मिनट, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी शेयर की मार्केट ऊपर भी जा सकती है और आपकी शेयर की मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर शेयर मार्केट, इसीलिए हमेशा हम लोग इसको माइन्यूट ऑब्जर्व करते हैं, काफ़ी टाइम देकर हम इसे ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली मार्केट ओपनिंग टाइम और मार्केट क्लोजिंग टाइम। 9 o'clock to 3 o'clock हमारी ट्रेडिंग का टाइम होता है, और इस ड्यूरेशन में हम लोग काफ़ी अवेयर रहते हैं कि मार्केट की, हमारी शेयर्स की, हमारी कंपनीज की क्या वैल्यू है, अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, अभी हमारी शेयर्स की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ से देख सकते हैं। द पे बैक पीरियड इज़ यूजुअली एक्सप्रेस इन ईयर्स, और पे बैक पीरियड जो हमारा हमेशा हम लोग ईयर्स से एक्सप्रेस करते हैं। स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग नेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर,
और हमने नेट कैश फ्लो यानी ओवरऑल जो हमारी कैश फ्लो है विद इन ईयर की, उसे हम चेक करते हैं। नेट कैश फ्लो ईयर 1 इज इक्वल टू कैश इनफ्लो ईयर 1, यानी नेट कैश फ्लो है यानी कि ओवरऑल जो कैश फ्लो है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, यानी कितना कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया और कितना कैश हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया, इज इक्वल टू कैश इनफ्लो 1 ईयर 1, यानी कि जो कैश हमारा ईयर 1 में इनफ्लो हुआ है यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया है, उसे हम कंसीडर कर माइनस कैश आउटफ्लो ईयर 1, और उसके साथ हम माइनस करते हैं जो कि कैश आउटफ्लो यानी जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हमारा कैश गया है 1 साल के अंदर। तो इस चीज़ के बीच हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा चाहे तो हम और यानी इन दोनों के बीच हम ये डिफरेंस देखते हैं कि क्या हम प्रॉफिट में हैं, यानी जितना कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है यानी जितना कैश हमारा ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुआ क्या उस रेशियो में हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतना कैश आया है। तो इस चीज़ को हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। देन क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज इक्वल टू नेट कैश फ्लो ईयर 1, यानी ओवरऑल कैश फ्लो जो ईयर 1 का है, प्लस नेट कैश फ्लो ईयर 2, यानी ईयर 2 में कितना कैश फ्लो का हुआ है, यानी कैश इनफ्लो कितना हुआ है, कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, प्लस नेट कैश फ्लो ईयर 3, और थर्ड ईयर में कैश की क्या ट्रांजेक्शन हुई है। एक्यूमुलेट बाय ईयर अंटिल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज अ पॉजिटिव नंबर, और जो हमारा एक्यूमुलेट करते हैं हम इसे एक्यूमुलेशन के थ्रू प्रोसेस को देखते हैं ईयर बाय ईयर, और हम ये देखते हैं कि हमारी जो पॉजिटिव नंबर में आती है कैश फ्लो, यानी जब हमारा पे बैक पीरियड जो है यानी कि हमारा पे बैक है, जो हमारी रिटर्न जो है वो ज़्यादा है, यानी कैश इनफ्लो जब हमारा ज़्यादा है तो हम उसे पॉजिटिव में दर्शाते हैं, यानी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, विच विल बी पे बैक ईयर, और जिसे कि हम पे बैक ईयर भी बोलते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग द पे बैक पीरियड। अब हम पे बैक पीरियड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लेट्स डिस्कस। पे बैक पीरियड इज यूजुअली एक्सप्रेस इन ईयर्स, और पे बैक पीरियड को हम लोग हमेशा ईयर्स में डिनोट करते हैं। स्टार्ट बाय कैलकुलेटिंग नेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर, और हम लोग नेट कैश फ्लो यानी ओवरऑल जो हमारी कैश फ्लो है उसे हम लोग ईयर वाइज डिसाइड करते हैं। नेट कैश फ्लो ईयर 1 इज इक्वल टू नेट कैश फ्लो ईयर 1 माइनस कैश आउटफ्लो ईयर 1, यानी नेट कैश फ्लो ईयर 1 का हम इस तरीके से निकालेंगे कि कैश इनफ्लो हमारा ईयर 1 में कितना हुआ है और कैश आउटफ्लो हमारा ईयर 1 में कितना हुआ है। देन क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज इक्वल टू नेट कैश फ्लो ईयर 1, यानी ओवरऑल जो कैश की जो फ्लोइंग हुई है, यानी ये चाहे तो हमारा इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है ईयर के अंदर, ईयर 1 के अंदर, उसके डिफरेंस को हम देखते हैं, प्लस नेट कैश फ्लो ईयर 2 सेकेंड ईयर क्या हाल है, कैश इनफ्लो ईयर 3 एंड ETC, या और भी अगर कई ईयर्स में हम अगर देखेंगे तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नाउ पे बैक पीरियड, अब हम यहाँ पर जो फार्मूला है जिसके थ्रू कि हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से हम पहुँच सकते हैं उस पर, तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू अमाउंट टू बी इनिशियली इन्वेस्टेड, यानी स्टार्टिंग में हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, इज डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एनुअल नेट कैश फ्लो, और हम डिवाइड करते हैं कि एनुअल यानी कि एनुअली ईयरली हमारी नेट कैश फ्लो ओवरऑल कैश फ्लो कितनी होगी, हम एक एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, और एग्जैक्टली विदाउट एस्टिमेशन वी कैन नॉट परफॉर्म ए बिजनेस, और अगर हम एस्टिमेशन नहीं करते हैं, एस्टिमेट नहीं करते तो हम बिजनेस परफॉर्म नहीं कर सकते, बिजनेस में हम ग्रो नहीं कर सकते, ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट नहीं हो सकती बिजनेस में। तो पे बैक पीरियड मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और यहाँ पर टाइम वैल्यू को अकाउंट में नहीं रखा गया है। सम बिजनेस मॉडिफाइड दिस मेथड बाय एडिंग द टाइम वैल्यू, पर कई सारे बिजनेसेस, और रियली में ये इंपॉर्टेंट है, पर कई सारे बिजनेस हाउसेज ने इस मॉडल को या इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया, और रियली ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, ये एडिशन की ज़रूरत थी, क्योंकि प्रीवियस टाइम था कि बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, और अभी मार्केट के अंदर काफ़ी कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली हमें अगर अपने कंपटीटर को बाहर रखना है या अपने कंपटीटर को मार्केट से बाहर करना है, तो ऑब्वियसली हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ को हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करते रहना होगा, और एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट, वी हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू व्हाट द मार्केट रिक्वायर्स और व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केट क्या ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेप्ट कर रहा है, मार्केट क्या चाहता है हमसे, तो इस तरह की चीज़ें जो है, और हम वैल्यू जो है हमारी, इसीलिए अभी जो टारगेट बेस्ड मार्केट हो चुका है ये काफ़ी हद तक कामयाब है, और यह आगे चलकर और भी टारगेट बेस्ड होने वाला है, ताकि क्योंकि हमें एग्रेसिव, अगर हम बिजनेस में हैं तो हमें एग्रेसिव होना होगा बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं कि हम बिजनेस स्टार्ट किए सो गए, या इन्वेस्ट कहीं किए हम सो गए, नो, वी हैव टू बी अवेयर, हमें हमेशा अवेयर रहना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करें, और मार्केट में जल्द से जल्द हम अपने ब्रांड्स, अपने प्रोडक्ट्स को ब्रांड में कन्वर्ट करें, या अपनी कंपनी को ब्रांड में कन्वर्ट करें, फिर सुपर ब्रांड में, फिर मल्टी ब्रांड में, और इस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड बन जाए।
तो इसके लिए हमें एग्रेसिव ये करना होगा, एग्रेसिव परफॉर्म करना होगा कि हम, और वो कब होगा, जब हम आज जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें डबल या ट्रिपल या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हमारे पास रिटर्न आए। नाउ दे डिस्काउंट द कैश इनफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट बाय चूजन डिस्काउंट रेट, और हम यहाँ पर डिस्काउंट रेट जो होती है उससे हम इनफ्लो के, प्रोजेक्ट इनफ्लो की जो हमारी है सिचुएशन उसको हम वॉच करते हैं। एंड देन फॉलो यूजुअल स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग, और हम कई तरह के स्टेप्स को फॉलो करते हैं अपनी पेबैक मेथड को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ एडवांटेजेस, अब हम एडवांटेजेस देखेंगे पेबैक मेथड की। पेबैक पीरियड इन कैपिटल बस्टिंग रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिटर्न, हमारा कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम चाहिए वो रिटर्न वापस आने में। हम जो आज इन्वेस्ट किए हैं या ओरिजिनली हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उसे वापस आने में हमारे पास जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो वापस आएगा वो कितना टाइम ले रहा है। वी हैव टू बी फोकस्ड, वी हैव टू बी अवेयर ऑन द सिचुएशन, वी हैव टू keep a watch on the situation, what we are expecting or what we are demanding, that we will get that amount or that investment what we have invested today in the form of return, and not in the form of just as in the form of return what we have invested today we will get the same amount. No, we want something better, we want more and more, we want 1 times, 2 times, 3 times, 4 times. In that ratio we want the return, or we are expecting the return what we have invested today in our project. Next, payback period as a tool of analysis, and definitely it is an analytical tool. This tool, payback period, payback method or payback period, these tools we are using just to analyze the situation, is often used because it is easy to apply, और ये इसलिए क्योंकि ये काफ़ी आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। ये इंडिविजुअल, ये जो अकेला आदमी है, ये लोग हैं, वो इसे समझ सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग, इसके अलावा एकेडमिक ट्रेनिंग से और फील्ड ऑफ इंडिवर, या इंडिवर की फील्ड से, या उसके बारे में हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने से। व्हेन यूज्ड केयरफुली, और इसे हम काफ़ी सावधानी पूर्वक करते हैं, और टू कंपेयर सिमिलर इन्वेस्टमेंट, और हम जो सिमिलर यानी उसी तरह का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंपेयर करना होगा कि दोनों में फ्रूटफुल प्रोजेक्ट हमारे लिए कौन सा है, दोनों में हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कौन सी है, किस प्रोजेक्ट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। इट कैन बी क्वाइट यूजफुल, और ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ऑल एल्स बीइंग इक्वल, और सारे चीज़ इसमें एक बराबर होते हैं। शॉर्टर पेबैक पीरियड आर प्रेफरेबल टू लॉन्गर पेबैक पीरियड्स। जैसा कि मैं अभी बताया था, शॉर्ट बैक पीरियड्स जो है काफ़ी प्रेफर किया जाता है। लोग ये चाहते हैं, या अभी के टाइम में कंपनीज ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर सपोज 1 लाख रुपीज़ टुडे आई एम इन्वेस्टिंग टुडे, अगर मैं 1 लाख रुपये आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी ये ज़रूर एक्सपेक्टेशन होगी कि 15 डेज़ के अंदर या 10 to 15 डेज़ के अंदर मेरे पास वो 1,50,000 आए, ये 2 लाख में कन्वर्ट करूँ, तो मेरी ये प्रेफरेंस होगी, मेरी ये टॉप प्रायोरिटी होगी, और इसकी स्ट्रैटेजीज मुझे उसी के अकॉर्डिंग बनानी होगी ताकि मैंने जो इन्वेस्ट किया है आज वो मेरे पास जल्द से जल्द रिटर्न के फॉर्म में आए, और वो भी मल्टीप्लिकेशन रिटर्न के फॉर्म में मेरे पास आए, ताकि मैं दूसरे बिजनेस में उस अमाउंट को इन्वेस्ट करूँ और उसमें भी मैं सक्सेस करूँ। द टर्म इज़ ऑल्सो वाइडली यूज्ड इन अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एरियाज, और इस तरह के टर्म्स को यानी पेबैक पीरियड को हम कई तरह के दूसरे एरियाज में या दूसरे इन्वेस्टमेंट टाइप्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑफन विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी इफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज़, और ज़्यादातर के केसेस में एनर्जी इफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज़ में हम इसे देखते हैं। मेंटेनेंस, हमारी मेंटेनेंस किस तरीके की है, अपग्रेड्स, हमें हमेशा अपने सिस्टम्स को, हमें हमेशा अपने सॉफ्टवेयर्स को, हमेशा अपने मशीनरी को, ह्यूमन पावर को, ह्यूमन रिसोर्स को हमेशा अपग्रेड करते रहना होगा ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेटर से बेटर हो। हमें टाइम टू टाइम ट्रेंड करना होगा अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो बेटर से बेटर परफॉर्म करें और जिसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिले। एंड अदर चेंजेस, या कई तरह की दूसरी चेंजेस अगर हम चाहते हैं। द पेबैक पीरियड इज़ एन इफेक्टिव मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, और पेबैक पीरियड जो है ये काफ़ी इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट रिस्क है, क्योंकि इसमें हो सकता है मुझे जो प्रॉफिट भी हो सके, या हो सकता है मुझे इससे लॉस भी हो सके। बट देयर इज अ प्रोवर्ब, मोर द रिस्क मोर द गेन, जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास गेन हम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। अगर हम रिस्क लेंगे ही नहीं तो हम ग्रो नहीं करेंगे, और अगर हम जितनी बड़ी रिस्क लेंगे उतना ही हमें मज़ा आएगा खेलने में, क्योंकि जितना बड़ा हम रिस्क लेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट भी होने वाला है। क्योंकि जब हम इन्वेस्ट कर लेंगे तो हम डबल एनर्जी से उस पर काम करेंगे,
और इसमें हम ग्रो भी करेंगे। द प्रोजेक्ट विद ए शॉर्टर पीरियड हैज़ लेस रिस्क, और शॉर्टर पीरियड पे क्या है, या शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए क्या है, रिस्क कम है इन द कंपैरिजन ऑफ लॉन्गर पीरियड। अगर हम ज़्यादा पीरियड के लिए यानी लंबे समय के लिए अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेरे पास रिस्क ज़्यादा है, पर शॉर्ट पीरियड के लिए रिस्क कम है। इसीलिए लोग अभी जो है ये चाहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले। द पे बैक पीरियड इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन लिक्विडिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, और पे बैक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लिक्विडिटी के, यानी हमारे एसेट्स जो हमारे पास अवेलेबल है, इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू चूज़ ए प्रोजेक्ट। और हम कोई भी प्रोजेक्ट को जब चूज़ करते हैं या उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो हमें कब रिटर्न आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी हमारी लिक्विडिटी कितनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश कितना है। पे बैक पीरियड मेथड इज सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, और पे बैक मेथड जो है सबसे सुटेबल है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यानी छोटे अमाउंट के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ, और ये ऐसा नहीं है कि स्पेंडिंग मच टाइम एंड एफर्ट ऑन सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमिक एनालिसिस एंड सच प्रोजेक्ट्स, और ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा टाइम उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं या एफर्ट दे रहे हैं, हम इकोनॉमिक एनालाइज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर। तो इसमें हम लोग यहाँ पर ये सारे एडवांटेजेस हैं, यानी ये सारे हमारे प्लस पॉइंट्स हैं पे बैक मेथड पे। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द पे बैक पीरियड, अब हम यहाँ पर डिसएडवांटेज देखेंगे, यानी इसमें क्या कमी है। द पे बैक मेथड इज कंसिडर्ड ए मेथड ऑफ एनालिसिस विद सीरियस लिमिटेशंस, बिल्कुल इसके कई सारे लिमिटेशंस भी हैं, कई सारा इसका दायरा भी है जिसे कि हम लोग को फॉलो करना होता है, एंड क्वालिफिकेशंस फॉर इट्स यूज़, और इसके कई सारे क्वालिफिकेशंस है, इसके कई सारे एसेंशियलिटी है जिसे कि हमें देखना है इसके यूज़ करने से पहले। बिकॉज इट डज नॉट अकाउंट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट नहीं करते, रिस्क को हम नहीं देखते कि क्या रिस्क है, फाइनेंसिंग को नहीं देखते हैं, जो भी अमाउंट है हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन सच एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उसकी कॉस्ट की कितनी संभावना है, उसका कितना कॉस्टिंग आ रहा है हमारे ऊपर। पे बैक इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पे बैक जो है वो इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम के अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू होगी मनी की, इसे हम इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल टू प्रोजेक्ट्स आर व्यूज इक्वली अट्रैक्टिव, हम दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उसको इक्वली देख रहे हैं, इफ़ दे हैव सेम पे बैक रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द पे बैक अकर्स, और उन दोनों में सेम पे बैक है, यानी दोनों का पे बैक अमाउंट जो है सेम है, और दोनों का जो पे बैक अकरिंग पॉइंट है तो वो दोनों भी सेम है और वो होता है, तो ये चीज़ें फ्रूटफुल नहीं है। पे बैक ऑल्सो इग्नोर्स द कैश फ्लो बियॉन्ड द पे बैक पीरियड, कैश फ्लो को जो है यहाँ पर पे बैक को जो है कैश फ्लो से भी इग्नोर किया जाता है कि वो कितने समय में हमारे पास वापस आएगा, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं, देयर बाय इग्नोरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, और यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करते हैं, हम मतलब जो भी आ रहा है अमाउंट जस्ट कीप इट, जस्ट रख लो, ये मत देखो कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, तो ये इसकी सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। दस वन प्रोजेक्ट में बी मोर वैल्यूएबल दैन द अदर, कोई एक प्रोजेक्ट जो है हो सकता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो दूसरे प्रोजेक्ट से, अनदर बेस्ड ऑन फ्यूचर कैश फ्लो, ताकि फ्यूचर कैश फ्लो उसका ज़्यादा हो, यानी कैश आउटफ्लो इनफ्लो उसका ज़्यादा हो। बट द पे बैक मैथड डज नॉट कैप्चर दिस, पर पे बैक मैथड इसे कैप्चर नहीं करता है कि फ्यूचर में हमारे पास कितना पैसा आएगा या हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेज, और एडिशनल इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर अराइज होती है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़ती है। व्हेन द कैश फ्लो अराइजेज साइन सेवरल टाइम्स, और यहाँ पर कैश फ्लो की जो साइन है वो हमेशा चेंज होती है और कई बार बदलती है। दैट इज इट कंटेन्स आउटफ्लो इन द मिडस्ट और एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ टाइम, और प्रोजेक्ट के लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग ये जो हमारा आउटफ्लो कंटेन करता है वो हमारी आउटफ्लो की क्या कंडीशन है उसे भी हम ऑब्जर्व करते हैं, पर ये सारी इसके डिमेरिट्स हैं। नाउ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अब हम यहाँ पर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे कि हम ARR भी बोलते हैं, इज़ द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न, यानी यहाँ पर हम परसेंटेज की बात करें, किस परसेंटेज से, किस रेशियो से वो पैसा हमारे पास वापस आ रहा है, कितने यहाँ पर हमने पेबैक में देखा, टाइम के बारे में हमने देखा, पर यहाँ पर हम लोग परसेंटेज देखेंगे किस रेशियो में कितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है, यानी हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और हमारे पास कितना अमाउंट आने वाला है, ये हमारे पास आया हुआ है, इस चीज़ को हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कितना ज़्यादा हमने अर्न किया है। दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट और एसेट कंपेयर टू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इसकी एक्सपेक्टेशन जो हमें होती है वो इन्वेस्टमेंट से होती है, या हमारे पास एसेट कितना इंक्रीज़ हुआ है, हम एसेट से भी इसे कंपेयर करते हैं, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एसेट कितना इंक्रीज़ हुआ है, टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टू द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इनिशियली स्टार्टिंग में हमने कितना इन्वेस्ट किया। टिपिकली
ARR इज यूज टू मेक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और ARR का यूज़ जो है हम लोग कैपिटल बस्टिंग के डिसीजंस के लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर बिजनेस नीड्स टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद ए पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बिजनेस जो है, हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या हम जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है जो हमने तय किया है इस अमाउंट को हम कंटिन्यू करें या कि फिर हमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है, या कहीं पर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ पर और कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और वहाँ इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं. तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर फ्रूटफुल देखते हैं और उसको हम लोग चेंज करते हैं. जहाँ पर कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ हम कैपिटल का यूज़ करते हैं, और जहाँ हम देखते हैं हमें इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम कट डाउन कर देते हैं उसकी कॉस्ट को, वहाँ पर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं. वेदर इट्स अ प्रोजेक्ट और एन एक्विजिशन, चाहिए हमारा प्रोजेक्ट हो या कि हम कोई चीज़ का एक्विजिशन कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम एक्वायर कर रहे हैं. एंड ARR कैलकुलेशन कैन हेल्प टू डिटरमाइन वेदर गोइंग अहेड इज़ द राइट मूव, और ARR कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है क्या हम आगे जो नेक्स्ट मूव ले रहे हैं क्या हम ये सही मूव ले रहे हैं, यानी कि हम जो कदम बढ़ा रहे हैं क्या वो हमारा सही स्टेप है, या हम जो स्टेप्स उठा रहे हैं क्या हमारे ये सही स्टेप्स है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये फ़ायदा होगा इससे, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल ग्रो करेगी. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज़ द एवरेज नेट इनकम एंड एसेट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट. तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है ये एवरेज नेट इनकम है एंड एसेट इज एक्सपेक्टेड, और जो एक एसेट जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर हमारी डिवाइडेड हम अगर करेंगे तो किस रेशियो से हम करेंगे, बाय इट्स एवरेज कैपिटल कॉस्ट, यानी हमारी कैपिटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, हम उस पर्टिकुलर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमारा कैपिटल कितना इन्वॉल्व हो रहा है, एक्सप्रेस्ड एज एन एनुअल परसेंटेज, और इसे हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो एनुअल परसेंटेज में करते हैं, एनुअली बेसिस पे करते हैं. द ARR इज अ फार्मूला यूज टू मेक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, और ARR का जो फार्मूला ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है. नाउ इट इज़ यूज्ड इन situations where companies are deciding on whether or not to invest in an asset, और ये इस तरह का सिचुएशन आता है जहाँ पर कंपनीज ये डिसाइड करती है क्या हम उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करें. ए प्रोजेक्ट एंड एक्विजिशन, या हम कोई चीज़ एक्वायर कर रहे हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि क्या ये हम सही डिसीजन ले रहे हैं, क्या उस प्रोजेक्ट को या उस कंपनी को हमें एक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये तमाम बातें हमें एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से पता चलती है बेस्ड ऑन द फ्यूचर नेट अर्निंग्स, और इससे हमें ये भी पता चलता है फ्यूचर में यानी भविष्य में हमारी नेट अर्निंग्स कितनी होने वाली है जो हम कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं आज. ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट, तो एवरेज में एनुअल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है और हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना किया है, यानी एवरेज बेसिस पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है और एनुअली प्रॉफिट हमें कितना हुआ है. तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमारी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, वेयर एवरेज एनुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ओवर इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी हमारी जो पीरियड है, हमारी जो टाइम पीरियड है या हमारी नंबर ऑफ ईयर्स है, हमने कितने टाइम में अपना प्रॉफिट अर्न किया है और इन्वेस्टमेंट से अकॉर्डिंग हमने कितना इन्वेस्ट किया है और उसके बदले में हमें टोटल प्रॉफिट कितना मिला है. तो वो हम मंथ्स के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करेंगे और ईयर्स के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करेंगे. एवरेज इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू एट ईयर 1 प्लस बुक वैल्यू एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज इन्वेस्टमेंट के मतलब है यानी बुक वैल्यू इस बार की जो वैल्यू है हमारी ईयर 1 में, और साथ ही साथ उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो कितने दिन तक वो प्रोजेक्ट हमें वर्क करेगा, वो कितने दिनों तक वो प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट होने वाला है. तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमने कितना इन्वेस्ट किया है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो हम यहाँ पर इसकी एडवांटेजेस को भी देखेंगे. इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड लाइक पे बैक पीरियड, तो ये काफ़ी आसान है कैलकुलेट करना और समझना, जैसे कि हमने पे बैक पीरियड में देखा था. इट कंसीडर्स द टोटल प्रॉफिट और सेविंग्स, और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट या कि टोटल सेविंग्स को कंसीडर किया जाता है ओवर द एंटायर पीरियड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट की जो इकोनॉमिक लाइफ है यानी प्रोजेक्ट हमारा कितना दिनों तक हमें प्रॉफिट दे रहा है, कितने दिनों तक इससे हम हैवी रिटर्न्स ले सकते हैं, कितने दिनों तक ये हमारा प्रॉफिटेबल रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कितना सेविंग्स को जनरेट किया है या हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, इसे हम कंसीडर करते हैं. सेकेंड, दिस मेथड रिकॉग्नाइजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट अर्निंग, और यहाँ पर इस मेथड से हम ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं, ये भी देखते हैं कि नेट अर्निंग हमें कितनी हुई है, दैट इज़ अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिशिएशन, यानी जो अर्निंग हमें टैक्स पेमेंट करने के बाद या जो हमारे एसेट डिप्रिशिएट किया है, डिप्रिशिएशन को हम माइनस करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारी अर्निंग कितनी है. दिस इज़ अ वाइटल फैक्टर इन द अप्रेजल ऑफ ए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, और ये एक वाइटल फैक्टर है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को अप्रेज करने के लिए.
Now point number 3, this method facilitates the comparison of a new product project. और ये मेथड हमें ये भी फैसिलिटी देता है, हम नए प्रोजेक्ट के लिए या नए प्रोडक्ट को अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बना रहे हैं तो हम उसमें कंपेयर करेंगे, देखेंगे कितनी कॉस्ट हमें कम पड़ रही है विद दैट ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट। हमारी ये प्रोजेक्ट में कॉस्ट रिडक्शन है या नहीं है, कितना कॉस्ट रिडक्शन है, और अदर फैक्टर्स और अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव नेचर, और इसी तरह के नेचर के अदर प्रोजेक्ट्स को भी हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। दिस मेथड गिव्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट, और इससे हमें क्लियर पिक्चर आता है, क्लियर फिगर हमें पता चल जाएगा, इससे क्लियर इमेज इससे हमें पता चल जाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी की या उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी की, उस प्रोजेक्ट से हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ये कितना प्रॉफिट हमने जनरेट किया है। दिस मेथड एलोन कंसीडर्स द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और इस मेथड से हमें अकेले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पूरा पता चलता है ऑफ प्रॉफिट से रिगार्डिंग फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ताकि हमें रेट ऑफ रिटर्न हमारी किस बेसिस पे, हमारी कितना परसेंटेज हमें रिटर्न आ रही है। मोर द अकाउंटिंग प्रॉफिट कैन बी रेडिली कैलकुलेटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और हमारी जो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है उसे हम रीड कर सकते हैं, उसे आसानी से हम पढ़ के कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसके थ्रू हम ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितने दिनों में हमें ये प्रॉफिट होगा। दिस मेथड सेटिस्फाइज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑनर्स, और ये मेथड जो है ऑनर के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है, सिंस दे आर मच इंटरेस्टेड इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी मैनेजमेंट जो है, ये काफ़ी इंटरेस्टेड होता है कि हमारी रेट ऑफ रिटर्न यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, किस रेशियो से हमें वापस आएगी। दिस मेथड इज़ यूजफुल टू मेज़र करंट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, और ये मेज़र करने के लिए, ये हमें कैलकुलेट करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए कि हाँ अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है या ऑर्गेनाइजेशन की हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है वो किस तरह की है, इन सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है। नाउ लिमिटेशंस टू अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। द रिजल्ट्स आर डिफरेंट इफ़ वन कैलकुलेट्स ROI, और रिजल्ट्स इसके काफ़ी डिफरेंट होते हैं क्योंकि एक कैलकुलेट करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अदर कैलकुलेट ARR, दैट मीन्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसकी रिटर्न किस तरीके से है। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन मेकिंग डिसीजन, और इससे हमें प्रॉब्लम होती है डिसीजंस लेने में। सेकेंड, दिस मेथड इग्नोर्स टाइम फैक्टर, और ये मेथड जो है टाइम फैक्टर को इग्नोर करता है। दिस प्राइमरी वीकनेस ऑफ द एवरेज रिटर्न मेथड, और ये जो प्राइमरी वीकनेस है और इसकी जो वीकनेस है, इसकी जो कमजोरी है वो एवरेज रिटर्न मेथड है, यानी एवरेज बेसिस पर सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ फंड्स, ताकि हम यहाँ पर अल्टरनेटिव जो फंड्स है उसे हम देखते हैं, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। इन दैट पीरियड द टाइम वैल्यू ऑफ फंड इज़ इग्नोर्ड, और यहाँ पर टाइम वैल्यू जो फंड की है उसे हम इग्नोर करते हैं। थर्ड, ए फेयर रेट ऑफ रिटर्न कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, और यहाँ पर जो फेयर रेट ऑफ रिटर्न है यानी जो एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न है इसे हम डिटरमाइन नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ARR के बेसिस पर हम इसे डिटरमाइन नहीं करते हैं, नहीं देखते हैं। इट इज़ द डिस्क्रिएशन ऑफ द मैनेजमेंट, और ये जो मैनेजमेंट को है ये डिस्क्रिएशन है। नाउ पॉइंट नंबर 4, दिस मेथड डज नॉट कंसीडर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता है, विच आर ऑल्सो अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, और इसका असर हमारी जो प्रॉफिट है प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर भी इसका असर पड़ता है। फिफ्थ, इट डज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ कैश इनफ्लो, और ये कैश इनफ्लो की सिचुएशन जो है उसे कंसीडर नहीं करता, विच आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द अकाउंटिंग प्रॉफिट, और अकाउंटिंग प्रॉफिट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी आ रही है। इट इग्नोर्स द पीरियड इन विच द प्रोजेक्ट्स आर अर्नड एज ए 20% रेट ऑफ रिटर्न इन 10 ईयर्स, यहाँ पर पीरियड को जो है हम लोग प्रॉफिट अर्न की जो पीरियड है, अर्निंग की जो पीरियड है उसे हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे एज ए 20% रेट ऑफ रिटर्न, यानी 20%, अगर 10 साल में 20% रेट ऑफ रिटर्न है, मे बी कंसीडर टू बी बेटर दैन, तो ये इससे अच्छा है कि 18% ऑफ रिटर्न फॉर 6 ईयर्स, ताकि 6 साल में हमें 18% का रिटर्न मिले। दिस इज़ नॉट प्रॉपर, ये प्रॉपर नहीं है, बिकॉज लॉन्गर द टर्म ऑफ प्रोजेक्ट ग्रेटर इज़ द रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जितने लंबे समय के लिए वो प्रोजेक्ट होगा उतना ही उसमें ज़्यादा रिस्क होगा, तो इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म का डिसीजन लेना चाहिए और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। 7th point, this method cannot be applied in a situation where investment in a project to be made in parts,
और यहाँ पर ये एप्लीकेशन नहीं होगा इस सिचुएशन में जहाँ की हम पार्ट वाइज इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट में हम पार्ट वाइज कर रहे हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, एक एक वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है, हम फाइनेंस रिलीज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये सिचुएशन में हमारी जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है ये हमारा फ्रूटफुल नहीं होगा। नाउ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दिस मेथड इक्वेट्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टू जीरो, यानी यहाँ पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी ऑर्गेनाइजेशन की हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है, तो वो इज इक्वल टू जीरो होगा। द प्रोजेक्ट इज इवेल्युएटेड बाय कंपेयरिंग द कैलकुलेटेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारी जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट को हम इवेल्युएट करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है टू बी प्री डिटरमिन्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ताकि हम पहले से जो तय करके रखे हैं उतना हमारा रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स विद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट एक्सीड द प्री डिटरमिन्ड रेट आर एक्सेप्टेड, और हम ये देखते हैं जब हमारी हम जो डिटरमिन किए हुए हैं पहले से जो हमारी डिटर्मिनेशन है, पहले से जो हमारी एजम्पशन है, पहले से जो हमने तय करके रखा है अमाउंट, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, अगर एक्सीड कर रहा है यानी ज़्यादा हो रहा है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज नहीं तो फिर हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। द मेजर वीकनेस इज दैट व्हेन इवैल्यूएटिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, और हमारी वीकनेस यहाँ पर है जब हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, यूज़ ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में लीड टू सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हमारा यूज़फुल होगा किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, दैट डज नॉट मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ताकि वो शेयर होल्डर्स के जो वेल्थ है, ताकि शेयर होल्डर्स के जो कैपिटल है उसे वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कर पाए। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग IRR से भी डिनोट करते हैं। इसे डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक, ये जो है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक है विच गिव्स ए रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय प्रोजेक्ट, ये हमें वो रिटर्न देता है जो प्रोजेक्ट पर हमने अर्न किया है, हमने वहाँ से कमाया है, हमने जो इनकम जनरेट किया है वहाँ से। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंटिंग रेट वेयर द टोटल ऑफ इनिशियल कैश आउटले एंड डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो आर इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर जो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ये डिस्काउंटिंग रेट है, यहाँ पर टोटल इनिशियल कैश आउटले यानी कैश फ्लो जो हमारी हुई है, यानी कैश जो हमारी बाहर गई है, एंड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, एंड डिस्काउंट और कैश इनफ्लो जो आई है हमारे डिस्काउंटेड वो इक्वल टू जीरो होगा। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डिस्काउंटिंग रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो डिस्काउंटिंग रेट से तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी जो है इक्वल टू जीरो हो जाती है। नाउ एडवांटेजेस, अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी IIR की एडवांटेजेस क्या है। फाइंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है खोजते हैं, सर्च करते हैं कि कितने समय में हमें वो वापस आएगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इक्वल्स द रिक्वायर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम मेज़र करेंगे बाय कैलकुलेटिंग, हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट रेट, यानी किस इंटरेस्ट रेट से हमारी जो फ्यूचर कैश है वो हमें वापस होगी, यानी वो हमारा इक्वल होना चाहिए, यानी हमने जो कैपिटल आज इन्वेस्ट किया है और फ्यूचर में हमें किस रेट से, यानी प्रेजेंट वैल्यू आज के वैल्यू से जो हमें प्रॉफिट आता है वो एक हमारा इक्वल होना चाहिए। द एडवांटेजेस इज दैट द टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लोज इन ऑल फ्यूचर ईयर्स आर कंसीडर्ड, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा कि इसकी टाइमिंग जो है कैश फ्लो की जो हमारी टाइमिंग है जो फ्यूचर ईयर्स में हम कंसीडर करते हैं वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। एंड देयरफॉर ईच कैश फ्लो इज गिवन इक्वल वेट बाय यूजिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और हम जितना हमारा कैश फ्लो होगा, चाहे हमारा कैश इनफ्लो हो आउटफ्लो हो, हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, इक्वल वेटेज देना है, ताकि टाइम पर हमारा पैसा हमें वापस आ जाए। सेकेंड, सिंपल टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, ये टेक्निक काफ़ी सिंपल है और काफ़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। द IRR इज़ एन ईजी मेजर टू कैलकुलेट एंड प्रोवाइड्स ए सिंपल मीन्स, IRR जो है काफ़ी आसान है मेज़रमेंट, काफ़ी आसानी से हम इसे मेज़र कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल मीन्स है जो हमें बता सकता है, जिसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं द वर्थ ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन, ताकि हमारे पास जो और सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं कंसिडरेशन के लिए, कंसीडर करने के लिए, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी हम देखेंगे। अगर हम देखेंगे कि वहाँ से हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उस प्रोजेक्ट्स को हम पार्ट टाइम के लिए होल्ड कर देंगे, यानी रिजेक्ट कर देंगे उसको। द IIR प्रोवाइड्स एनी स्मॉल बिजनेस ऑनर विद ए क्विक स्नैपशॉट, और IIR जो है जो हमारे छोटे बिजनेस के ऑनर हैं उसके लिए क्विक स्नैपशॉट है, यानी
कैपिटल वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें उनको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं, यानी कितना इनकम वो उससे कमा रहे हैं। वुड प्रोवाइड द पोटेंशियल कैश फ्लो, और इससे पोटेंशियल कैश फ्लो जो है यानी कितनी क्षमता है उसमें कैश फ्लो को रिटेन करने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बजटिंग प्रोसेस, और ये हमारे लिए बजटिंग प्रोसेस का भी काम करता है, हम इसके लिए बजट प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सच एज टू प्रोवाइड ए क्विक स्नैपशॉट ऑफ द पोटेंशियल वैल्यू और सेविंग्स ऑफ परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट, ताकि हम कोई नया इक्विपमेंट्स खरीद पाएँ या कि हम उस मनी को सेव कर सकें, या अपोज टू रिपेयरिंग ओल्ड इक्विपमेंट। इसके अपोजिट हम रिपेयर कर देंगे अपने ओल्ड इक्विपमेंट्स को, अपनी ओल्ड मशीनरीज़ को, ताकि हमें यहाँ भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़े। थर्ड, हर्डल रेट नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ से हर्डल रेट की जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इन कैपिटल बस्टिंग एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग को जब हम एनालाइज करते हैं, द हर्डल रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हर्डल रेट को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, यानी कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया है इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये हमारी रिक्वायर्ड रेट है, ये हमारी ज़रूरत है ये रिटर्न आना, क्योंकि हम जितना इन्वेस्ट किए हैं ऑब्वियसली हमें उसी रेशियो में हमारे पास रिटर्न भी आना चाहिए। एट विच इन्वेस्टर्स एग्री टू फंड ए प्रोजेक्ट, ताकि इन्वेस्टर्स जो एग्री हो, इन्वेस्टर जो अप्रूव करे उस प्रोजेक्ट में फंडिंग के लिए। इट कैन बी ए सब्जेक्टिव फिगर एंड टिपिकली एंड्स अप ए रफ एस्टिमेट, और ये हमारा सब्जेक्टिव फिगर होता है और टिपिकली ये ख़त्म होता है एक रफ एस्टिमेट से, एक एस्टिमेट हम बनाते हैं जो कि रफ होता है। द IIR मेथड डज नॉट रिक्वायर द हर्डल रेट, और IIR मेथड में हर्डल रेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ डिटरमाइनिंग ए रॉन्ग रेट, यहाँ पर हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं इसको एक रॉन्ग रेट डिटरमाइन करके। वंस द IIR कैलकुलेटेड, एक बार जब IIR कैलकुलेट हो गई, प्रोजेक्ट कैन बी सेलेक्टेड वेदर द IIR एक्सीड्स, और प्रोजेक्ट वहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। IIR जब बढ़ जाती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जब हमारी रिटर्न बढ़ जाती है तो वो प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेड होता है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिप्रिशिएट कर जाती है IIR से, तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ IIR, दिस मेथड एज्यूम दैट अर्निंग आर री इन्वेस्टेड, यहाँ पर यह भी एज्यूम किया जाता है जो अर्निंग आया हमारे पास, यानी जो भी इनकम हमारे पास है उसे फिर से इन्वेस्ट करेंगे एट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ताकि प्रोजेक्ट के रिमेनिंग लाइफ के लिए, ताकि जितने दिन प्रोजेक्ट बचा है या जितने दिनों के लिए प्रोजेक्ट की लाइफ है उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे। इफ़ द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय द फर्म इज़ नॉट क्लोज टू द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगर जो हमने अर्न किया है या हमारी जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है जो एक फैक्ट्री अर्न करता है, अगर वो क्लोज नहीं है, अगर वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के नज़दीक नहीं है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। तो हम प्रोजेक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ये प्रोजेक्ट से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिटेबिलिटी, ये जस्टिफिएबल नहीं है, यानी जस्टिफाई नहीं करता कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से प्रॉफिट ही होगा। सेकेंड, इट इन्वॉल्व स्टडीज कैलकुलेशंस, और इसकी कैलकुलेशन जो है काफ़ी टफ होती है। दिस मेथड गिव्स इंपॉर्टेंस ओनली टू द प्रॉफिटेबिलिटी, और इस मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंस देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, यानी कितना फ़ायदा हम वहाँ से अर्न कर रहे हैं, बट नॉट कंसीडर द अर्लीस्ट रीऑक्यूपाइंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर जल्दी हम इसके ऊपर जो कैपिटल हमने एक्सपेंड किया है, जो कैपिटल हमने खर्च किया है, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है, इसके ऊपर हम कोई भी कोपिंग नहीं करते हैं। द रीज़न इज़ दैट समटाइम्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड फेवर्स ए प्रोजेक्ट, कई बार जो हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो प्रोजेक्ट को फेवर करती है, विच कंपैरेटिवली रिक्वायर्स ए लॉन्गर पीरियड, और कई बार ये लंबे समय का टाइम लेता है फॉर रिकोपिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि हम लोग रिकोप कर सके, ताकि फिर हम लोग वो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे हम लोग वापस आ पाएँ, यानी उससे हम फ़ायदा अर्न कर सके। अंडर द कंडीशंस ऑफ फ्यूचर इज़ अनसर्टेनिटी, और इस कंडीशन में फ्यूचर जो है अनसर्टेन होता है, फ्यूचर कोई निश्चित नहीं होता है, फ्यूचर में हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो या फ्यूचर में हमें लॉस भी हो सकता है। समटाइम्स द फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी रिकॉप्ड, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो पूरा कैपिटल इन्वेस्ट किए उसे हम रिकॉप नहीं कर सकें, यानी उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। इफ़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉलोड, अगर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को फॉलो करते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में डिफर, कई बार हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो मेथड है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो विल डिफर कर जाती है, यानी दोनों अलग अलग हो जाता है। व्हेन द प्रोजेक्ट अंडर इवैल्यूएशन डिफर इन देयर साइज, जब जो हमारी प्रोजेक्ट की जो इवैल्यूएशन टाइम है वो साइज़ के अकॉर्डिंग डिफर कर जाती है, ये उसके लाइफ पर डिफर कर जाती है, ये फिर टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो के टाइम को लेकर डिफर कर जाता है।
तो ये था हमारा, यहाँ पर हमने कई तरह के टाइप्स को देखा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमने यहाँ पर देखा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर हमने देखा पे बैक पीरियड मेथड। तो इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा और किसी भी टॉपिक पर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ more and more.